अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर व्हीलर्स, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ ओनर्स रिव्यू। और आज हमारे साथ डॉक्टर उमर आशिक साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मुझे बताइए कौन सी गाड़ी है और कौन सा मॉडल ईयर है? ये जी हमारे पास है 2017 मॉडल टोयोटा करोला GLI। और 2017 में आपने कितने की ये गाड़ी ली थी? ये 2017 में इसकी प्राइस थी 17 लाख ऑलमोस्ट, बट हमने ये गाड़ी यूज़ में ली थी ऑलमोस्ट 2 इयर्स बैक, और तब हमने ये गाड़ी ली थी 23.5 लाख की। अच्छा जी। और इस वक्त इसकी करंट वैल्यू आई थिंक 26-27 लाख दिन ब इसके दिन अराउंड। हाँ, दिन ब दिन गाड़ियों की प्राइसेस आपको पता है बढ़ती जा रही हैं, और अब इसकी प्राइस 26 से 27 लाख के इन बिटवीन है। पाकिस्तान में एक चीज़ श्योर है कि अगर आप हाँ। XLI या GLI लेंगे तो आप कभी भी घाटे में नहीं जाएंगे। घाटे में नहीं जाएंगे। मतलब आपने 2 इयर्स बैक लिया और उसकी प्राइस कितनी ऊपर चली गई थी? 2 इयर्स बैक। और अब मेरा ख्याल 10 लाख इसकी ओरिजिनल प्राइस से हाँ, ज़्यादा है, और उससे बढ़ 5 चुकी साल है। बाद हाँ। इसकी प्राइस कितनी ज़्यादा है? यानी 2017 में ये 17 लाख की थी, हम्म। तो अब ये 4 सालों में देख लें आप, ऑलमोस्ट 27 लाख इसकी प्राइस है। और जिस प्राइस में आपने ली थी उस प्राइस में पाकिस्तान में इस वक्त कोई सेडान नहीं अवेलेबल। हाँ, यानी जो अब तो स्टार्ट नहीं होती हैं तो available। बहुत ऊपर स्टार्ट होती अब हैं। तो देखिए ना, अब आल्टो आ रही है VXL, वो भी हम्म। 17.46 इतने लाख की है। वो भी अब आल्टो मुश्किल से मिलती है उस प्राइस में। सेडान तो हम सोच भी नहीं सकते ना इतने और ये में। 17 का प्री फेसलिफ्ट वेरिएंट है जो फेसलिफ्ट से पहले था। हाँ, ये फेसलिफ्ट से पहले का है। लेकिन फेसलिफ्ट टोयोटा की अगर हम एक बात करते हैं, रिलायबिलिटी तो श्योर है। टोयोटा हाँ। की कार्स रिलायबल होती हैं। जिस तरह आपने भी फील्ड वर्क में गाड़ी को यूज़ करना होता है और आपका यूजेज जिस हिसाब से, उस हिसाब से तो प्रॉपर एक परफेक्ट गाड़ी है। जी जी, ये हम वैसे शुरू से ही हमारे पास टोयोटा की गाड़ियाँ रखते हैं। पहले हमारे पास 88 करोला थी, उसके बाद वो हमने सेल करके फिर हमने 2017 मॉडल एसी सैलून वो ली। उसके बाद फिर हम टोयोटा पे शिफ्ट हुए GLI पे, और ये रिलायबल है। मैंने वैसे चलाई हैं सुजुकी भी गाड़ियाँ और होंडा की भी, वो इतनी ऐसा रिलायबल मुझे लगी नहीं है कि अब सिटी कार्स के तौर पे ठीक है। हाँ। जिस तरह हमारा यूजेज है वेटनेरियन का, जी, जी। फील्ड वर्क में ये गाड़ी फील्ड वर्क में ठीक है, क्योंकि इसकी ग्राउंड क्लियरेंस भी काफ़ी अच्छी है। हम फील्ड में भी इजीली जा सकते हैं इस गाड़ी पे, कोई इतना मसला नहीं होता। किसी भी जगह पे जाना होना, ये इजीली हम चले जाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये मैनुअल वेरिएंट है। हाँ, ये मैनुअल है। और इसकी मैनुअल वेरिएंट की इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप बताएं फ्यूल एवरेज आपको जी, सिटी और लॉन्ग पे कितनी जी जी, मिली? इसकी फ्यूल एवरेज बहुत अच्छी है मैनुअल की। ऑटोमेटिक की तो बहुत ही ख़राब एवरेज है, वो ऑलमोस्ट 9 से 10 के दरमियान देती है। तो इसकी जो बहुत अच्छी बात है कि अगर मैं लाइट फुट पे इस गाड़ी को अगर लॉन्ग रूट पे चलाऊँ तो मैं इससे 16 या 17 की एवरेज भी ले लेता हूँ। और अगर थोड़ा सा हार्ड फुट पे चलाएं, अगर कोई म्यूज़िक हमने लगाया हो सिद्धू मूसे वाला जैसा, तो तब एक बंदे में जोश होता है ना, तब थोड़े रैव करने का दिल करता है गाड़ी को। लेकिन फिर भी इसकी एवरेज मुझे लॉन्ग पे 14 to 15 इजीली मिल जाती है। बड़ी ज़बरदस्त एवरेज है। और सिटी में? और सिटी में भी अगर हम स्लो नॉर्मल स्पीड में चलाएं तो इसकी ऑलमोस्ट 12 to 13 तो रहती है एवरेज। अच्छा, मुझे याद है तकरीबन 1 साल पहले हमारे पास GLI थी ऑटोमेटिक। जी जी। और उसकी फ्यूल एवरेज इतनी बुरी थी, और फ्यूल एवरेज के अलावा 9-10 इतनी आती थी। हाँ, जी, वन जी। सिटी और लॉन्ग पे तकरीबन ठीक थी, और मेरा बड़ा लाइट फुट है। और इसके अलावा एक अनोइंग चीज़ ये थी उसकी कि जब हम उसको रेफ करते हैं या रेस देते हैं ना, गाड़ी का रिस्पॉन्स वो पता नहीं, जैसे हम उसको धक्का लगा रहे हैं या पता नहीं, बड़ा एक स्लगिश सा रिस्पॉन्स था। इसकी पिक वगैरह तो ठीक होगी? जी जी, इसकी जो ऑटोमेटिक वेरिएंट है ना, उसमें लोगों को गिला शिकवा है कि इसकी वो पिक थोड़ी कम है, अंडर पावर फील होती है। तो ये भी एज सच मैंने पहले वो चलाई है ना एसी सैलून, उसका मुकाबला तो ये नहीं करती ना, क्योंकि तो लेकिन एज सच मुझे इतनी अंडर पावर ये गाड़ी नहीं लगी। 1.6 थी, ये 1.3 है, लेकिन मैं आई एम सेटिस्फाइड कि मुझे इतनी अंडर पावर नहीं लगी। ठीक है इसकी 1.3 के हिसाब से, और जितना गाड़ी का वेट है ना, उस हिसाब से मुझे तो ठीक लगी है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें उस ज़माने में भी अगर हम देखें कोई ख़ास फीचर्स तो नहीं थे, लेकिन कुछ की फीचर्स जो आप मेंशन करना चाहें इस गाड़ी के अंदर मौजूद? वैसे इसमें कह लें कि कोई ख़ास फीचर नहीं है। इसमें 2017 का जो इसका फेस अपलिफ्ट वेरिएंट था ना, उसमें एयर बैग्स वगैरह आ गए थे। इसमें इमोबिलाइजर है, एयर बैग, सेफ्टी एयर बैग नहीं थे। एयर बैग इसमें नहीं है, इसमें ABS है पड़ा, लेकिन एयर बैग्स की कमी
इसमें काफ़ी है, यानी बेसिक सेफ्टी की वो सेफ्टी है और इसको यहाँ पे फीचर का नाम दिया जाता है। फीचर्स के नाम पे फेस लिफ्ट एक्स्ट्रा पैसे भर के हमें वो देने पड़ते हैं, साथ फिर फेस अपलिफ्ट के नाम पे 1.5-2 लाख पैसे बढ़ा देते हैं, पैसे बढ़ा के फिर वो हमें मिलती हैं चीज़ें। और इसके अलावा बेसिक इसमें पावर विंडोज थी चारों, और शुक्र है वो दे दी। एक्सएलआई में तो पावर विंडोज भी नहीं है, वो दे दी हैं। रिट्रैक्टेबल मिरर्स भी नहीं है इसमें, ऑटो एडजस्टेबल है, ऑटो एडजस्टेबल है जस्ट। और इसकी सस्पेंशन तो नो डाउट बहुत अच्छी होगी। सस्पेंशन इसकी ज़बरदस्त है। मैंने बताया ना, मैंने पिछले दिनों होंडा सिटी भी चलाई है, हमारे पास आल्टो है VXL, तो यहाँ इसमें तब बैठ के ऐसे लग्जरियस सी फील आती है। सस्पेंशन बहुत अच्छी है इसकी। इस वक्त करंटली यारिस हम यूज़ कर रहे हैं, और यारिस की ना सस्पेंशन इससे थोड़ी सी इम्प्रूव्ड है, लेकिन एक चीज़ मैं मिस करता हूँ GLI के बारे में पुरानी, कि GLI के अंदर बाहर का रोड नॉइस बहुत कम आता है जी। और यारिस की निस्बत यारिस के अंदर बाहर का रोड नॉइस बहुत ज़्यादा आता है, और इस लिहाज से ये गाड़ी काफ़ी कंफर्टेबल, एक बंदे को आवाज़ ना आ रही होती है ना, वो भी एक अलग तरह का कंफर्ट होता है। जी। हाँ, मैंने यारिस के अंदर भी बैठा हूँ, उसमें थोड़ा आती है नॉइज़ बाहर की। और हमारे पास, मैं आपको बताया, VXL भी है आल्टो, उसकी तो इंजन नॉइज़ बहुत अंदर आती है, वो तो सारी अंदर ही सारी उसके अंदर ही आ रही होती है। पता नहीं लगता है कि गाड़ी को क्या हो गया। म्यूज़िक चलाना पड़ता है, फिर थोड़ा गुजारा होता है उस पर। लेकिन इस पे आई एम सेटिस्फाइड कि इतनी वो जापानी गाड़ियों का तो मुकाबला ये नहीं कर सकती ना, लेकिन फिर भी ये ठीक है उस हिसाब से। पाकिस्तान के लिहाज से ठीक है। अब हमने रियलिटी हमें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, या ये है कि हम टोटली उसको ना बाइक आउट कर सकते हैं, क्योंकि पहली गाड़ियों की प्रोडक्शन ही बहुत कम है। अच्छा, इसमें ये इंफोटेनमेंट सिस्टम ये आपने आफ्टर मार्केट लगाया? ये आफ्टर मार्केट स्टॉक इसमें सिंपल क्लियरेंस आता था? हाँ, सिंपल आता था ये हमसे पहले। एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा, इसकी जो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वो ईजी है या मुश्किल? अच्छा, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का इसका इशू आता है अक्सर। मेरा वो मुश्किल से मुश्किल उसका, मेरा मोबाइल तो इजीली कनेक्ट हो जाता है, और कुछ न्यू हम जब ब्लूटूथ कनेक्ट करते हैं ना, तो साथ बैठा बंदा शिकायत करता है कि कनेक्ट नहीं हो रहा। तो इसका मैंने एक जुगाड़ निकाला हुआ है कि गाड़ी को आप बंद कर दें, बंद करके दोबारा चलाएंगे फिर उसी टाइम वो कनेक्ट हो जाता है। ये मैंने इसका जुगाड़ निकाला हुआ है। अच्छा। यानी अगर आप किसी का ब्लूटूथ नहीं कनेक्ट हो रहा ना, तो गाड़ी में साइड पे लगा के बंद करता हूँ, दोबारा उसको गाड़ी स्टार्ट करता हूँ ना, तो फिर वो कनेक्ट हो जाता है उसका। ये मैंने जुगाड़ निकाला हुआ है। अच्छा, बड़ा ज़बरदस्त आपका जुगाड़ है, अजीब वो गरीब किस्म का। और साथ ही एडिशन करना चाहूँगा, हमारे पास आल्टो VXL है पड़ी, और उसकी ब्लूटूथ कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। हाँ, वो बिल्कुल वो उसी टाइम वो कनेक्ट हो जाता है। अच्छा, ये क्लेरिन का कल्टस में भी आता था, और कल्टस का बड़ा वो कॉम्प्लिकेटेड सा, पहले डिवाइसेस हमें डिलीट करनी पड़ती थी और फिर कनेक्ट होता था, लेकिन जब एक दफ़ा आप यूज टू हो जाते हैं फिर वो चीज़ें ईजी हो जाती हैं। हाँ जी। और इसके अलावा आपको इस प्राइस टैग में आप कुछ चीज़ें मिस करते हैं इसमें? इस प्राइस टैग में मैं तो कहता हूँ इस गाड़ी में भी, यानी 2017 तक कह लें कि इसमें एयर बैग नहीं था, यानी कहने 2.7 मिलियन गाड़ी की प्राइस है, तो मेरे ख्याल में इसकी एयर बैग्स होने चाहिए थे इसमें, वो मैं मिस करता हूँ। सेफ्टी बहुत ज़रूरी है पाकिस्तान में, लेकिन अब जो उसके बाद फेसलिफ्ट आया था उसमें उन्होंने दे दिए, बड़ा एहसान किया था टोयोटा ने। और इसके अलावा इसकी मेंटेनेंस कितने इंटरवल के बाद करवाते हैं, और उस पर क्या कॉस्ट आती है? इसकी मेंटेनेंस पे यानी शायद कोई और गाड़ी ना हो, यानी इसको हमने ऑलमोस्ट 2 ईयर्स हो गए हैं इसको हम चला रहे हैं, तो इसने आज तक, इस गाड़ी ने, अल्लाह का शुक्र है कि कोई इंजन का काम नहीं निकाला, ना किसी और चीज़ का। हम वो रूटीनली 5000 किलोमीटर के बाद जो मेंटेनेंस होती है ना, इसका बस वही खर्चा है। मैंने अभी पिछले दिनों इसका ऑयल चेंज करवाया है और ऑयल फिल्टर, तो वो ऑलमोस्ट 3700 में हो गया था। बड़ा ज़बरदस्त है इस हिसाब से तो, और बड़ा मतलब यूज़र फ्रेंडली है, और इकोनॉमिकली भी बहुत फिट है इसका खर्चा। बाकी इस आपको मैंने बताया ना, हम इस गाड़ी पे हम ऑलमोस्ट पूरा पाकिस्तान हमने घूम लिया है, गिलगित तक, खंजराब तक। अल्लाह का शुक्र है इस गाड़ी ने हमें आज तक मायूस नहीं किया। लाइबिलिटी का दूसरा नाम है कि मतलब टोयोटा के साथ जाके परेशानी होती है, कहीं गाड़ी बंद भी हो जाए, हर जगह टोयोटा का मैकेनिक पाकिस्तान में मौजूद है। और इसके अलावा अगर 1.7 मिलियन जिस ओरिजिनल प्राइस थी, उसमें आपको दोबारा ऑप्शन दी जाए तो ये गाड़ी तो मुमकिन ही नहीं। हाँ, ये तो अगर ये एग्जैक्ट प्राइस 2.7 मिलियन में आपको ऑप्शन दी जाए, उसमें एल्सविन आ जाती है, यारिस आ जाती है, प्रोटॉन सागा आ जाती हैं, और इसके अलावा इम्पोर्टेड एक्वा वगैरह आ जाती हैं जी, और निसान ईवा नोट, तो आप कौन सी गाड़ी चूज़ करेंगे? मतलब बेसिक कि आप लोकल की तरफ जाएंगे या इम्पोर्टेड? हम 2 ऑप्शन में, पिछले दिनों हम गाड़ी को सेल करने लगे थे किसी वजह से, लेकिन हमारे पास 2 ऑप्शन थे तब भी हम इससे एक फेस अपलिफ्ट वेरिएंट मिल रहा था हमें
2017 मॉडल GLI का, हमने सोचा था वो ले लें। और दूसरी हमारे पास ऑप्शन थी एल्सविन की। एल्सविन का जो टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है ना, वो हमने सोचा था। तो वो उसके बाद इस गाड़ी को हमने किसी वजह से सेल नहीं किया, बल्कि गाड़ियों की प्राइसेस काफ़ी हाई हो गई थी। तो शायद हमें इस प्राइस में जो हमारा बजट था उसमें कोई गाड़ी हमें समझ नहीं आ रही थी। बिल्कुल इसी तरह, क्योंकि गाड़ियों की प्राइस एकदम ही दिन ब दिन ऊपर जा रही है। एक तरह हम खुश हो रहे होते हैं कि हमारी गाड़ी महंगी बिक गई, लेकिन जब हम दोबारा लेने जाएंगे हमें वो गाड़ी हमने आगे देखा ना, तो आगे हमें गाड़ियाँ बहुत महंगी मिल रही थी। और ये गाड़ी हमने देखी वाली हमारी अपनी है, होम यूज़, तो हमें पता था ये हर चीज़ मैकेनिकली फिट है। तो इस वजह से फिर हमने सेल नहीं किया। आपकी गाड़ी कंडीशन इंजन वाइज भी बड़ी ज़बरदस्त है माशाल्लाह। अल्लाह का शुक्र। और कितनी चला ली आपने गाड़ी? ये गाड़ी बहुत चल चुकी है। ये ऑलरेडी हमने जिनसे ली थी गाड़ी, उन्होंने जब हमने 2 इयर्स बैक गाड़ी ली थी 65,000 चली हुई थी। और शायद इसका थोड़ा बहुत मीटर भी रिवर्स था। तो और हमने खुद ये गाड़ी ऑलमोस्ट 1 लाख किलोमीटर 2 सालों में चला ली है। और डेली ड्रीवन है, डेली ड्रीवन है। 70,000 चलने के बाद भी गाड़ी के अंदर मतलब एक वाव फैक्टर ठीक है। गाड़ी बड़ी ओके है बिल्कुल। गाड़ी ये हमारी डेली ड्रीवन है, ऑलमोस्ट 120 किलोमीटर ये डेली चलती है। डॉक्टर साहब, लॉन्ग पे जब गाड़ी को लेके जाते हैं, इसकी लॉन्ग पे स्टेबिलिटी और सस्पेंशन का रिस्पांस कैसा होता है? क्योंकि ऐसा होता है अमूमन होंडा की जो गाड़ी है ना, वो थोड़ी सी हार्ड होती हैं, जिसकी वजह से उनका वो जो रोड ग्रिप होती है लॉन्ग पे बेहतर होती है। टोयोटा सॉफ्ट, तो रोड ग्रिप थोड़ी सी कंप्रोमाइज़ होती है। आपका कैसा एक्सपीरियंस है? मुझे पता है कि गाड़ी को किस तरह, किस स्पीड पे थोड़ी इसको हैंडल करना है। अगर आप इसको शार्प टर्न लेंगे तो फिर तो ऑटोमेटिकली इसकी आपको इशू आएगा रोड ग्रिप का। लेकिन अगर आपको पता है आपने गाड़ी किस तरह हैंडल करनी है, तो मुझे पता है कि मैंने गाड़ी की स्पीड पे कहाँ पे हैंडल करनी है, तो मुझे ऐसा इससे कोई इशू नहीं है रोड ग्रिप से इसका। तो मुझे यानी एवरेज है, इतनी अच्छी भी नहीं है, क्योंकि हम जिस तरह वो होंडा की रोड ग्रिप है उनसे अच्छी तो नहीं है। लेकिन आपको अपनी गाड़ी पे एक पता होना चाहिए कि कहाँ पे आपने गाड़ी को हैंडल करना है। तो उस हिसाब से मुझे ठीक लगी है, एवरेज है, आई एम सेटिस्फाइड। और इसके अलावा आपने बताया नॉर्थ तक भी गए हैं, और मुझे याद है, और मुझे पता है यूनिवर्सिटी भी आते हैं इसके ऊपर, डेली ड्रिवन है। और नॉर्थ के जो टूर्स हैं वो आपके पूरे ग्रुप के दोस्तों के साथ जाते हैं। और वो इसकी प्रैक्टिकलिटी कैसी है, और कितने लोग आप लेके गए थे, और गाड़ी किस तरह उसका रिस्पॉन्स? जैसे आपने बताया, गाड़ी मेरे पास यूनिवर्सिटी में होती है, तो हम तो इसमें 6 बंदे भी बैठ जाते हैं अंदर गाड़ी में, दिल करे तो 7 भी 8 भी। लेकिन एवरेज अगर देखा जाए तो 5 बंदे तो वैसे इजीली बैठ जाते हैं अगर। लेकिन आपको पता है यूनिवर्सिटी में अगर थोड़ा शुगर मेला भी करना होता है दोस्तों ने, तो अक्सर तो हम अपने दोस्तों को 2-2, 3-3 डिग्गी में भी बिठा लेते हैं। 10-10, 11-11 भी हम बैठे हुए हैं गाड़ी में, उस हिसाब से परफेक्ट है। और डिग्गी का आपने बताया, डिग्गी में कितने बंदे पूरे आ जाते हैं और कितना सामान आ जाता है? डिग्गी में जी हम सामान तो काफ़ी आ जाता है, 2 बड़े बैग आ जाते हैं डिग्गी में। आपको मैं बताऊं, हम वैसे वेटनेरियंस हैं ना, तो हम डॉग्स वगैरह हमने पकड़ने होते हैं। तो हम तो डिग्गी को इसलिए भी यूज़ किया हुआ है कि डॉग्स वगैरह भी हम पकड़ के लाए हैं इस डिग्गी में। उस वाले से तो वो फन फैक्टर है ये। और 2 दोस्त 3 दोस्त भी हम डिग्गी में बिठा लेते हैं। मतलब आपने टोयोटा को प्रॉपर यूज़ किया, जिस तरह टोयोटा बनी है ना। हाँ, जिस तरह जिस चीज़ के लिए बनी है ना, हमने यूज़ किया है इसको। इस गाड़ी की एसी की परफॉर्मेंस कैसी है? अब तो विंटर्स है, लेकिन समर में किस तरह होती है, क्योंकि आप गर्म इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं? हाँ, मैं बहावलपुर से ताल्लुक़ रखता हूँ, तो एसी की परफॉर्मेंस इसकी ठीक है। पीछे अगले वालों के लिए, अगले वालों को कोई इशू नहीं है। अगर फुल बहावलपुर में टेम्परेचर होता है ऑलमोस्ट कभी कभी 47 पे भी चला जाता है, तब पीछे वाली सीटों में कभी कभी इशू आ जाता है। लेकिन वैसे ठीक है, फ्रंट के लिए भी ठीक है, और वैसे भी पीछे ऐसा कोई इशू नहीं है एसी का, अच्छी परफॉर्मेंस है। सो व्यूअर्स, ये था आज का रिव्यू। अगर आपको पसंद आया तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने। और आज का रिव्यू बड़ा इन्फॉर्मेटिव था। डॉक्टर साहब ने काफ़ी ज़्यादा इस गाड़ी को एक्सटेंसिवली यूज़ किया है। स्टे ट्यून्ड फॉर फर्दर अपडेट्स। अल्लाह हाफ़िज़।